हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल। तो चलिए फिर आज की नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। जब माँ बाप का साया सर से उड़ जाता है तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और उस बर्बाद पलों में किसी एक का हाथ अगर सर पर आ जाए तो इंसान उस हाथ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहता। मेरा नाम अनु है और जिस घर में मैं पैदा हुई वह घर हमेशा ही तानों के जहर से भरा था। मेरा बाप मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और मेरी बुआ भी इस मामले में पूरा पूरा साथ देती थी। दादा का देहांत हो चुका था। ना जाने मेरे बाप को मेरी माँ से किस चीज़ का गुस्सा था कि छोटी छोटी बात पर वह भी मेरी माँ को बुरी तरह से अपने गुस्से का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से दिमागी मरीज बन चुकी थी। अब मुझे हर मर्द को देखकर डर लगता था। माँ पर मार पड़ती देख अगर मैं रोती तो मुझे भी दादी और बाप की पिटाई का शिकार होना पड़ता। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मार खाते हुए देखती रहती। मैं 5 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी माँ उस समय उम्मीद से थी। उसके बावजूद भी मेरा बाप मेरी माँ को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ ने मेरे भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरी दादी बहुत खुश हुई और मेरा बाप भी। मेरी माँ पर थोड़ा रहम कम किया करता था, लेकिन कभी कभी माँ पर हाथ उठाने से बाज नहीं आता था। दादी और बुआ भी अब कुछ नरम पड़ गई थी। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 11 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा मनहूस दिन था जब मेरी माँ से बर्तन धोते कांच का एक कोई बर्तन टूट गया और उस बात पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया और मेरी माँ को मारने लगी। आवाज़ सुनकर मेरे पापा भी बाहर आ गए और मेरी माँ को अपनी माँ के कहने पर बुरी तरह से पीटने लगे। मेरी माँ के पूरे शरीर पर मार के निशान पड़ गए थे और उनके सर में खून बहने लगा था। मार खाते खाते माँ ने ज़िंदगी में पहली बार मेरे पापा को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो उस पर मेरा बाप और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी के कहने पर उस समय मेरे पापा ने मेरी माँ को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। साथ ही तलाक देने का फैसला भी सुना दिया। मेरी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। माँ ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे बाप को ज़रा भी दया नहीं आई। जब मेरी माँ अपने कुछ कपड़े उठाकर दोनों बहन भाइयों को अपने साथ ले जाने लगी तो मेरी दादी ने मेरे भाई को गोद में उठा लिया और कहने लगी, हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को लेकर जाओ। हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक माँ पर किया जा रहा था कि उससे उसकी औलाद भी छीनी जा रही थी। दादी और पापा ने माँ की एक ना सुनी। इस पर मेरा भाई जोर से रोने लगा और कहने लगा, माँ के साथ जाना है, लेकिन मेरे बाप ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को ज़बरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। उसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ और मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। मेरी माँ बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रही, मुझे अपने सीने से लगाए रही। आसपास के लोग इकट्ठा हुए और माँ को दिलासा देने लगे। पड़ोसी के कहने पर भी मेरे बाप दादी ने किसी की नहीं सुनी और हम वहाँ से निकल गए। मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर को चल पड़ी। मैं ज़िंदगी में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। हालांकि वह इसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुँची तो जैसे भूचाल सा आ गया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा बाप मेरी माँ को तलाक दे सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे 2 मामा थे और दोनों ही शादीशुदा थे। नाना इस दुनिया में नहीं थे और नानी ही जिंदा थी। वह बेटों के रहमो करम पर थी। उन्होंने अपने बेटे की मिन्नतें करके अपनी बेटी को घर में रहने की इजाज़त तो दिलवा दी। मामा भी शायद इसलिए मान गए थे। शायद उन्हें लगता था कि पापा को अपनी गलती का एहसास होगा और वह मुझे और मेरी माँ को यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन पापा तो जैसे ठान कर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ ही दिन में तलाकनामा मेरी माँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद तो जैसे घर में एक तूफान सा आ गया था। सब मेरी माँ को पीछे पड़ गए थे। मेरी दोनों मामी और मामा मेरी माँ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे लोग माँ को ही कसूरवार ठहरा रहे थे। घर वालों का यह व्यवहार भी मेरी माँ को अंदर से तोड़ रहा था, लेकिन वह भी क्या कर सकती थी। जब पति ने तलाक ही दे दिया तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखें। वहाँ पर रहने के बदले मेरी माँ और मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं उस समय 11 साल की थी। मेरी नानी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा स्कूल भी छूट Received गया था। Paytm मेरी payment माँ ने of मुझको के घर में काम करना चाहा, 100 लेकिन यह भी मेरे rupees. मामा की गैरत को Received गवारा ना हुआ। Paytm फिर payment लोग क्या of कहेंगे। 20 माँ ने मुझे पहले तो rupees. कुछ समय तक घर पर बिठा के रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मामी की विनती करके मुझे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के हेड मास्टर से बात की कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के चलते तंग ना किया जाए। मैं उस समय 5वीं क्लास में थी। किसी न किसी तरह पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए।
और मैं 8वीं क्लास में आ गई। अब मैं 14 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। एक नानी का सहारा था जो इस घर में रह रहे थे। अब तो मेरी दोनों मामियों ने हम पर जुल्म करना शुरू कर दिया था और घर का सारा काम हम दोनों से कराती थी। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी ज़रा सी बात पर मारपीट का निशाना बनना पड़ता। और इस दौरान मम्मी के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया। मामा ने ज़बरदस्ती मेरी माँ की शादी एक आदमी से करवा दी। उसका भी एक बेटा था, वह उम्र में मुझसे बड़ा था। माँ को मजबूरन मामा की बात माननी पड़ी और हम मम्मी के नए पति के घर आ गए। लेकिन शायद भगवान को रहम आया, मेरा नया बाप एक अच्छा इंसान निकला। उसने हमसे किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखा था। उसने मुझे अपनी सगी बेटियों वाला प्यार दिया था। लेकिन उनका बेटा उनसे बिल्कुल उलट था। सारा दिन आवारागर्दी करता और पढ़ाई भी नहीं करता था। मेरे बाप ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटकर एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दिया। मैं तो देखकर हैरान थी कि कहाँ मेरा अपना सगा बाप मेरी कदर नहीं करता था और मेरी माँ को पीटता था। लेकिन मेरा नया बाप हम दोनों को बहुत ही प्यार से रखता था। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैंने औरत की नाकदरी ही देखी थी। अब पहली बार किसी घर में औरत की कदर होते देख रही थी। मेरे सौतेले बाप की मेहरबानी से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और अब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मेरे सौतेले भाई ने कभी भी हम दोनों माँ बेटियों को दिल से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वह अपने बाप की वजह से चुप रहता था। हाँ, हमें देखकर अपनी नाक भौं चढ़ाना और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके बाप ने उसे कई बार इस बात के लिए डांटा भी, लेकिन जवान खून था तो उस पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। मैं इस समय 20 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था। मेरी ज़िंदगी में एक और हादसा हुआ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस करके रख दिया। जब एक दिन मेरी माँ और बाप एक हादसे के शिकार हो गए और उस एक्सीडेंट में माँ की मौत हो गई। लेकिन मेरे पापा की सांस अभी चल रही थी। उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया और मेरा सौतेला भाई रोते हुए अस्पताल पहुँचे थे। हमारे बाप ने हम दोनों को इशारे से अपने पास बुलाया और उन्होंने अपने बेटे से कहा, विशाल, बस तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि अन्नू का ध्यान रखना। यह तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन सगी बहन ही समझना। यह कहते कहते मेरे पापा ने मेरे सौतेले भाई के हाथ थाम लिया। उसने रोते हुए अपने बाप से वादा किया था कि मैं अन्नू को अपनी बहन की तरह समझूंगा। मेरे भाई से वादा लेते ही मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। यह बहुत ही कयामत थी जो मेरे सर पर टूट पड़ी थी। अब मेरे सर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी अब आगे मेरे साथ क्या क्या करने वाली है। मम्मी पापा की मौत के बाद मेरा भाई, जो उस समय लगभग 24 साल का था, अपने बाप से किया हुआ वादा भूल गया। उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रहती, क्योंकि मेरे पास उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। इस हादसे के लिए वह मुझे जिम्मेदार समझता था। अब मेरे भाई ने मुझे आसमान से उतारकर ज़मीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी, भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना था। पापा के मरने के बाद पापा की किराने की दुकान मेरे भाई ने कब्जे में कर ली। इसमें सारी ज़िंदगी कोई काम नहीं किया था। अब उसे कोई रोकने वाला नहीं था, तो वह धीरे धीरे गलत आदतों का शिकार होता चला गया। एक ही साल में जुए की ऐसी लत लग गई, उसे पूरी दुकान बर्बाद कर दी, यहाँ तक कि घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में किराएदार बनकर रह रहे थे, लेकिन मेरे भाई ने कोई सबक नहीं सीखा और उसका जुए का सिलसिला लगातार जारी रहा था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि कई दिन तक खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। घर के हालात से मजबूर होकर अपने भाई से जॉब करने की अनुमति ली और मैं एक स्कूल में टीचर की पोस्ट पर भर्ती हो गई। वहाँ पर मेरी तनख्वाह अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई उड़ा ना दे। जो यही हुआ। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो वह सारे पैसे मेरे भाई ने छीन लिए। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही बेगैरत हो चुका था। उसे कभी किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था, इसलिए मैं खामोश रही। जब पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली तो मैंने साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बदले में उनसे फ़ीस न लेकर उनके घर वालों से कुछ राशन ले लिया करती थी, ताकि मेरे घर का खर्चा चलता रहे। और मैंने एक कमेटी शुरू कर ली जिसमें मैं आधी तनख्वाह भरने लगी। भाई को मैंने कह दिया कि मेरी तनख्वाह कम हो गई है। इस पर मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मुफ्त के पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवा लिया और 2-3 कमेटी के पैसे जो मुझे मिले थे, अब तक वह जमा हो रहे थे। मुझे भाई से कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं अपने बलबूते पर खड़ा होना चाहती थी। अब मुझे जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे।
मेरा भाई बिल्कुल ही बेशर्मी से अपनी बहन की कमाई पर पल रहा था और मेरी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था। भाई के सर पर बहुत सारा कर्जा चढ़ता चला गया और एक दिन तो हद ही हो गई जब कर्जदार अपना कर्ज वसूल करने के लिए दरवाजे पर आ गए। वह भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नज़र मुझ पर पड़ गई। भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। लेकिन मैं देखकर हैरान हो गई कि वह मेरे लिए उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस ना किया तो हम तुम्हारी बहन को उठा कर ले जाएंगे और तुम्हें भी मार देंगे। यह कहकर वह लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाज़ा किया और मेरे अंदर की बहन की मोहब्बत जाग गई। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की रकम कितनी है, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर एकदम से ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा, वैसे बहुत ज़्यादा है, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैंने फिर भी ज़िद करते हुए भाई से पूछा कि नहीं, तुम मुझे बताओ कितना कर्ज है। मैं नहीं जानती थी कि मैं एक जानवर की मदद कर रही हूँ। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की रकम 5 लाख है। इस समय तक मेरे अकाउंट में लगभग 12 लाख मौजूद थे, जो मेरे फ्यूचर के जमा रखे थे, और प्राइवेट मास्टर की तैयारी भी मैं कर रही थी। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें अपने पास से पैसे ला कर दूंगी। उससे कहा, तुम्हें कर्जा लेकर कहीं से दूंगी। मैंने कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो आगे से जुआ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारा ये सारा कर्जा चुकाने की कोशिश करती हूँ। भाई एकदम मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। फिर एकदम से उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही। मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और फिर उसने मुझसे वादा किया कि वह दोबारा कभी जुआ नहीं खेलेगा। मैं ये भूल गई कि गलत काम में पड़े हुए लोगों के वादों का कोई भी भरोसा नहीं होता और वह मौका मिलते ही अपना वादा तोड़ बैठते हैं। भाई की मोहब्बत में अंधी होकर मैं जानबूझकर 10-15 दिन बाद उसे पैसे लाने का कहा, ताकि मुझ पर शक ना हो। आखिर मैंने भाई को 5 लाख दिए और कहा कि कर्ज की रकम है जो हर महीने किस्तों में वापस करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल सा ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात को वह बहुत देर से घर वापस आया और वह नशे में लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो वह हंसने लगा कि बस यह आखिरी दिन था, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा। मैंने उससे पूछा, कर्ज की रकम कितनी थी और कितने पैसे बचे। तो उसने कहा, 4 लाख का कर्ज था और 1 लाख में फिर से हार गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं चिल्लाने लगी। इतने में वो उठ खड़ा हुआ और नशे की हालत में मेरे बाल पकड़कर मुझे पीटने लगा और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जवान चलाओ। तुम जॉब कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम ही ये कर्ज चुकाओगी। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मारते मारते बहुत थक गया और फिर चारपाई पर चढ़कर सो गया। मुझे लगा कि मैं किसी जानवर के जंगल में फंसी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मेरी जमा की हुई इतनी बड़ी रकम भाई उड़ा चुका था, लेकिन यह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों का कोई भरोसा नहीं कि वे अपने पैसे हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर हाथ डाल देते। यह सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। सुबह हुई तो उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। कुछ दिन इसी तरह बीते। मैंने फिर से भाई से कहा, भगवान के लिए तुम गलत काम छोड़ दो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। भाई खामोश होकर चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आया और मुझे तरह तरह के बहाने बनाने लगा। कहने लगा, मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से हट गई और उसके लिए खाना बनाने लगी। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह कमेटी में देना शुरू कर दी, ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि आगे की पढ़ाई करने के बाद किसी अच्छी जगह पर जॉब कर सकूं। भाई फिर से जुए की लत में पड़ गया और फिर उसने कर्ज कर लिया। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी। मेरा मास्टर पूरा हो गया था और मेरे अकाउंट में अच्छी खासी रकम भी मौजूद थी। एक दिन फिर से कुछ लोग मारते हुए भाई को धमका रहे थे कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में नहीं दिए तो हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वे लोग चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायत भरी नज़रों से देखा तो इस बार उसका सर भी झुका हुआ था और वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने कहा, भाई, अभी तो पिछला कर्ज भी नहीं उतरा, अब तो मैं तुम्हें कहीं से भी नहीं ला कर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था
और अब मुझे उसकी नज़रों से डर भी लग रहा था। कुछ देर बाद उठकर वह बाहर चला गया। इस बार उसने मुझसे कर्ज की कोई बात ही नहीं की। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। तभी मुझे घर में कुछ बातें करने की आवाज़ सुनाई दी और मैं हैरान हुई कि घर के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। और तभी मैंने महसूस किया कि हाँ, मेरे कमरे के दरवाजे पर दो लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है। मैं एकदम से डर गई और सोने की एक्टिंग करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। तभी हल्की सी आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। भाई उस आदमी को कह रहा था, देख लो यही है, तुम परसों आकर इस लड़की को ले जाना, क्योंकि एक रात में भी तो इसके क्योंकि एक रात मैं भी तो इसके साथ गुजारना चाहता हूँ। अरे ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं तो बेकार ही से बहन समझ बैठा। इसके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। इतनी खूबसूरत नाजुक कली मेरे घर में मौजूद है और मैं अब तक इसका रस नहीं पिया। सबसे पहले इस कली पर मेरा हक है, उसके बाद यह किसी दूसरे भंवरे के पास जाएगी। यह कहकर उसने दूसरे आदमी की तरफ देखा, जो भूखी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसके बाद भाई घर से बाहर चला गया। पीछे पीछे वह आदमी भी चला गया। वह दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस आदमी ने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई थी कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मेरी इज्जत का प्यासा बन गया था। कैसे वह अपने बाप से किया वादा भूल सकता है। गलती शायद मेरी भी थी कि मैं कैसे उसे अपना भाई समझ बैठी। सच ही तो कह रहा था, उसका और मेरा रिश्ता ही क्या था। ना माँ एक थी और ना बाप एक। हम दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं था। वह खुद पहले मेरी इज्जत को तार तार करके अब मुझे ही बेचकर पैसे कमाने जा रहा था। मेरे पूरे शरीर में नफरत की चिंगारियां जल रही थी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो जितने पैसे अब तक कमेटी में जमा करवाए थे वह कमेटी से निकालने से पहले ही वापस ले लिए और अकाउंट में जमा करा दिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी, जहाँ पर मेरी इज्जत और ज़िंदगी की बोली लग रही थी। घर जाते हुए घर आई तो भाई घर में ही बैठा था, मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज उसके बोलने का अंदाज़ बहुत ही नरम था। मैं जानती थी कि ये सब दिखावा है। भाई कहने लगा, तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूँ। यह ज़िंदगी में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने के लिए कहा था। मैं समझ रही थी कि लेकिन भाई को शक ना हो, इसलिए मैं उसे शक में नहीं डालना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है भाई, तुम ले आओ, फिर बैठकर हम खाना खाएंगे। मैंने उस दिन मटर पनीर बनाया था, क्योंकि भाई को मटर पनीर बहुत पसंद था। थोड़ी देर बाद भाई दूध जलेबी ले आया और मैंने कहा, भाई खाना तैयार है, खा लो। वह खाना खाने लगा। मैंने उसके खाने में नशे की दवाई मिलाई थी, जो मैं पहले से ही लेकर आई थी। थोड़ी देर में उसे नशा होने लगा। वह भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, यह सब तुम्हारी हरकत है, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगा। मैं ऐसा कहते कहते भाई ने फ़ोन निकाला और अपनी आंखों को मसलते हुए नंबर डायल करने लगा। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए मैं उसके हाथ से फ़ोन छीनती इससे पहले ही वह फ़ोन कर चुका था कि आकर इस लड़की को ले जाओ, नहीं तो ये भाग जाएगी। यह सुनकर मैं डर गई थी। भाई यूं ही मुझे धमकाते हुए बेहोश हो गया। मैंने जल्दी से अपना सामान समेटा और अपने आप को एक चादर में लपेटकर घर से बाहर आ गई। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। बस मैं भगवान के सहारे ही घर से बाहर निकल पड़ी थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ भाग रही थी। मैंने सोच लिया था कि किसी दूसरे शहर चली जाऊँगी, क्योंकि क्योंकि मेरे पास शिक्षा भी थी और मेरे पास पैसा भी था, जिससे मैं अकेले ही काफ़ी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेज़ी से बस अड्डे की तरफ भागी जा रही थी कि तभी मुझे पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वही लोग मेरा पीछा कर रहे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे बड़े रोड की दूसरी तरफ छोटा मंदिर दिखाई दिया। मैं छुपकर मंदिर में बैठ गई। वह लोग मंदिर तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन पुजारी ने उन्हें वहां से भगा दिया। उसके बाद मैं थोड़ी दूर बने एक ढाबे पर जाकर छुप गई। अब वे लोग शायद नाकाम हो चुके थे और वापस चले गए। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर रुका। उस ट्रक में से एक आदमी नीचे उतरा। देखने में काफ़ी ही शरीफ लग रहा था। अपने ट्रक को साइड में लगाकर ढाबे पर खाना खाने लगा। किसी तरह मैं छुपते छुपाते उसके ट्रक में जाकर बैठ गई, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रक ज़रूर किसी न किसी दूसरे शहर ही जाएगा। मुझे भी वहाँ पर बैठते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया। उस ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफ़र शुरू कर दिया। मैं भगवान को याद करते हुए वहीं बैठी रही। अब तक ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से बढ़ गई। उसने किसी एक जगह पर ट्रक को रोकने के लिए ज़ोर से ब्रेक लगा दिया। मुझे ज़ोर का झटका लगा और मेरे गले से एक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर वह इंसान भी परेशान हो गया और एकदम ट्रक से साइड में करते हुए उठकर पिछले कैबिन में आया। मुझे देखकर वह हैरान और
और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था। वह मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो और ट्रक में कैसे आई? मैं उसके पाँव पकड़ लिए और कहने लगी, भगवान के लिए मुझे यहाँ से निकालने को मत कहना। यह कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैंने अपनी पहचान बताने के लिए उसे अपने बैंक के सारे पेपर्स निकाल कर दिखा दिए, जिसमें मेरा एक पहचान पत्र, मेरा आधार कार्ड भी रखा हुआ था। मेरे सारे पेपर देखने के बाद वह इंसान हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं एकदम से हैरान परेशान खड़ी रही। आखिर मेरे पेपर देखकर ऐसे क्यों रो रहा है? तभी उसने मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा, अन्नू दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना आधार कार्ड निकाला और मेरे सामने रख दिया, और मेरा आधार कार्ड देखकर जो हाल उसका हुआ था वही हाल मेरा भी हुआ। और फिर जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं एकदम से उसे पहचान गई। यह तो मेरा छोटा भाई था, जिसे मेरे बाप ने ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था। मेरी आंखों में आंसू थे। उसने मेरा सर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, भगवान बहुत बड़ा है। फिर उसने भी मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी सुनाई कि मेरा जालिम बाप कब का मर चुका है। अपने बाप से मिलने वाले जायदाद का कुछ हिस्सा बेचकर यह ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब इसी बड़े शहर में ही रहता है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई है। मैं भगवान के चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को अपनों से मिला देता है। उसके बाद की कहानी बहुत छोटी है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया। मेरे बाप ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से उसे ट्रक ड्राइविंग का काम करना पड़ रहा था। भाई ने खुशी खुशी मुझे जॉब की इजाज़त दे दी थी और आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूँ। भाई की मोहब्बत क्या होती है मैंने अपने भाई के साथ जाना। वह भी शायद मोहब्बतों को तरसा हुआ था। मैं भी उसे भरपूर बहन का प्यार दे रही हूँ। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और आज मेरे भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे भाई के साथ ही रहना है। मेरे पति ने मेरी बात मान ली है और अब हम लोग सब लोग साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।